स्क्रीन आ रही है सबके पास में? सर यस सर। सर बोर्ड कहाँ चला गया अपना? चलो भाई देखो, आज हम देखने वाले हैं आमाशय में पाचन की क्रियाविधि। इससे पहले आपने मुख गुहा के अंदर जो पाचन होता है उसके बारे में जान लिया है, और अभी हम देखेंगे आमाशय में पाचन की क्रियाविधि। तो देखो, कल हमने बात करी थी कि यहां पर भोजन का पाचन हुआ कुछ मात्रा में, उसके बाद में उसको निगल ली। तो इस नली के माध्यम से भोजन कहां पर पहुंच जाता है भाई? ये जो आमाशय वाला हिस्सा है इसके अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक अवरोधनी मैंने बताई थी, उसका नाम क्या था भाई? जठरागम अवरोधनी। जठरागम अवरोधनी या कार्डियक वाल्व। ठीक है। अब भोजन यहाँ पर आ गया है जब, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भोजन का पाचन स्टार्ट होगा। तो इससे पहले आमाशय के बारे में आप कुछ बातें जान लीजिए। पहली चीज, आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। कैसा भाग है ये? सबसे चौड़ा भाग है ये। दूसरी बात, इसकी जो भित्तियां होती है वो पेशीय होती है, पेशीय भित्तियां होती है। और एक गुण और होता है इसमें कि जब इसमें भोजन नहीं होता है तो ये सिकुड़ जाता है, और जैसे ही इसमें भोजन आता है तो ये फैल जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक बात और है कि यहां पर वाल्व होता है, इसके अलावा यहां पर भी एक वाल्व इसके अंदर पाया जाता है। इसको कार्डियक वाल्व बोलते हैं और इसको पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। तो जब इसमें भोजन पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, और बंद होने के बाद में ये आमाशय क्या करता है? भोजन को मतता, क्रमिक रूप से इसकी भित्तियों में फैलाव होता और सिकुड़न होता, जिससे अंदर ही अंदर भोजन को क्या किया जाता? मथा जाता अच्छे से। अब क्रियाविधि को अच्छे से समझो आप। देखो, जैसे ही भोजन आमाशय में आता है तो इस आमाशय की दीवार के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इसकी जो दीवार है, इस दीवार में क्या होती है? कुछ ग्रंथियां होती है, और वो ग्रंथियां जठर रस स्त्रावित करती है। अब चूंकि वो जठर रस स्त्रावित कर रही है, इसलिए उन ग्रंथियों को अपन जठर ग्रंथियां नाम दे सकते हैं। तो ये जठर ग्रंथियां क्या स्त्रावित करेगी? जठर रस स्त्रावित करेगी। इस जठर रस के अंदर तीन चीजें पाई जाती है मुख्य रूप से। पहली चीज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरी चीज प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, और तीसरी चीज इसके अंदर होती है, क्या होती है? श्लेष्मा। और श्लेष्मा को अंग्रेजी में आप कहते हैं म्यूकस। जब अपने जुकाम लग जाती है तो नाक से जो पदार्थ स्रावित होता है उस दौरान, वो भी श्लेष्मा या म्यूकस ही होता है। तो सबसे पहले अपन HCl अम्ल की बात कर लें। देखो, HCl अम्ल क्या क्या कार्य करता है? तो पहला कार्य इसका, भोजन का जो माध्यम है वो अम्लीय बना देता है ये। ठीक है। HCl अम्ल भोजन के माध्यम को कैसा कर देता? अम्लीय बना देता है। दूसरी बात, भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उनको मारता है, उनको मारने का काम करता है। भोजन के जो कठोर भाग है उनको गलाता है ये। क्या करता? उनको गलाता है।
गलाता है। इसके अलावा और क्या काम करेगा ये जो पेप्सिन एंजाइम है, जब ये आता है ना जठर ग्रंथियों से निकल करके, तो निष्क्रिय रूप में आता है। इसके निष्क्रिय रूप को अपन नाम देते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। तो पेप्सिन का जो निष्क्रिय रूप होता है पेप्सिनोजन, उसको सक्रिय करने का कार्य भी कौन करता है? HCl अम्ल करता है। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है? ये सक्रिय करता है। ये सारे इसके काम हो गए, किसके? HCl अम्ल के। बात करें अपने किसकी? पेप्सिन एंजाइम की। तो देखो, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब ये जो श्लेष्मा होती है, ये आमाशय की दीवार को बचाती है, या आमाशय को स्वपाचन से बचाती है। किससे बचाती है? स्वपाचन से। तो इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि ये स्वपाचन तो क्या चीज है और कैसे सुरक्षा करता है ये श्लेष्मा। देखो ध्यान से सुनो। देखो, एक मानव मान लीजिए मांस का सेवन करता भोजन के रूप में, तो मांस बना होता है भाई प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो एक व्यक्ति मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और मांस का या प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन इस आमाशय में होता है। तो बाहर से कोई व्यक्ति यदि मांस खाता है तो उस मांस का पाचन इस आमाशय के अंदर हो जाता है। लेकिन इस आमाशय की दीवार की यदि अपन बात करें, तो इस आमाशय की जो दीवार है ये भी मांस की ही बनी होती है, लेकिन इसकी खुद की दीवार का जो मांस है उसका पाचन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता, उसका कारण देखिए आप। होता क्या है कि ये जो आमाशय है इसकी दीवार से लगातार श्लेष्मा स्रावित होता रहता है। क्या स्रावित होता रहता है? श्लेष्मा। और इसकी दीवार से जो श्लेष्मा स्रावित होता है, ये श्लेष्मा आमाशय की दीवार को HCl अम्ल के संपर्क में आने ही नहीं देता। यदि HCl अम्ल इस दीवार के संपर्क में आ जाएगा ना, तो पहले तो आमाशय में छाले हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ मात्रा में दीवार का पाचन कर जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि आमाशय में छेद हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके एसिडिटी ज्यादा रहती है, मतलब इस आमाशय के अंदर HCl अम्ल ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, तो उनके पेट में जो जलन होती है ना, वो जलन वास्तव में इसी भाग में होती है। तो इसकी दीवार से यदि लगातार श्लेष्मा स्रावित होता रहेगा, तो आमाशय की दीवार HCl अम्ल से HCl अम्ल के संपर्क में आएगी नहीं, तो इसका स्वपाचन होने से क्या हो जाएगा? बचाव हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो श्लेष्मा होती है, म्यूकस होती है, ये आमाशय की दीवार की HCl अम्ल से सुरक्षा करके आमाशय को स्वपाचन से बचाती है। तो आमाशय में जो पाचन सर है उसकी क्रियाविधि। हाँ बोलो। सर ये प्रोटीन का पाचन तो पेप्सिन करता है ना, तो फिर ये HCl से बचाने से क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, लेकिन ये पेप्सिन सक्रिय कब होता है? जब HCl अम्ल। और दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी है कि भोजन के जितने भी कठोर भाग है उनको गलाने का कार्य कौन करता है? HCl अम्ल। अम्ल वो चीज है जो किसी भी पदार्थ को गला सकता है या उसको पचा सकता है। तो पेप्सिन तो क्या है, इसके प्रभाव में जाकर के काम करता है। जब अम्लीय प्रभाव रहेगा ना तब पेप्सिन काम करेगा, यदि अम्लीय प्रभाव नहीं होगा ना तो पेप्सिन काम कर ही नहीं सकता है, तब तक तो निष्क्रिय ही रहता है। अब मान लीजिए पेप्सिन स्त्रावित तो दीवार से ही हो रहा है ना, तो दीवार के संपर्क में तो रहता है ये पेप्सिन, लेकिन इस दीवार के संपर्क में जब तक HCl नहीं आएगा, जब तक वो पेप्सिन सक्रिय नहीं है, पेप्सिन सक्रिय नहीं है, तो वहां पर वो काम नहीं करेगा, उसको पाचन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बात है, हम HCl अम्ल को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, पेप्सिन यस सर। आ कहां से रहा? आ तो दीवार से ही रहा है, दीवार के कांटेक्ट में तो है, लेकिन ये पहले से पाचन क्यों नहीं कर रहा उसका? क्योंकि ये निष्क्रिय रूप में होता है। निष्क्रिय रूप इसका क्या है? पेप्सिनोजन। ये सक्रिय जब होता है जब HCl अम्ल के संपर्क में आता है। तो HCl अम्ल इसकी दीवार के पास में पहुंच जाए तो पेप्सिन को वहीं सक्रिय कर दे, वहीं कर दे तो वहीं पाचन पाचन भी हो जाएगा, लेकिन ये वहां पर उसको सक्रिय नहीं कर पाता। दोबारा समझिए, हम पढ़ रहे हैं आमाशय में पाचन। कुछ बातें मैंने आपको बताई इसके बारे में। देखो, पहली बात मैंने आपको बताई कि आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है।
इसकी भित्ति पेशीय होती है, जब इसमें भोजन आता है तो ये फैल जाता है, और जब इसमें भोजन नहीं होता तो ये सिकुड़ जाता है। इसके अलावा ये जो पेशीय भित्तियां हैं, इनकी सहायता से यहाँ पर भोजन को मथा जाता है। जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस स्त्रावित करती है। जठर रस में HCl अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा पाया जाता है। HCl अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारता है, भोजन के कठोर भागों को गलाता है, और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन जो होता है उसको भी ये सक्रिय करता है। इसके बाद में पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा क्या कार्य करता है, आमाशय की दीवार की HCl अम्ल से सुरक्षा करके आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? कोई दिक्कत बोलो। नहीं सर। बहुत बढ़िया। चलो देखो अब कुछ और बातें देखो। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां होती है? आमाशय में होती है, आमाशय में होती है। मुझे बताइए कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहां पर हो जाती है? सर मुख गुहा में ही। हाँ, मुख गुहा में भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन वहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहां आकर के शुरू होता है? इस आमाशय में आकर के शुरू होता है। तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है आमाशय में। दूसरी बात, प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन पाचन कहां होता है? आमाशय में। आमाशय में होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन भी कहां होता है? आमाशय में ही होता है। तो यहां पर जब भोजन कुछ मात्रा में पच जाता है तो बिल्कुल एक लेई के समान हो जाता है। जैसे आपने पुए निकालने वाले को देखा होगा, तो उसमें बिल्कुल आटे का एक घोल बन जाता है ना, कुछ इस तरीके का यहाँ पर भोजन अपना रूप ले लेता है। अब यहाँ पर एक अवरोधनी थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था अभी, जठर निर्गमी अवरोधनी, और इसी का नाम और है, इसको पाइलोरिक वाल्व भी बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, तो ये पाइलोरिक वाल्व जो है यहाँ से धीरे धीरे खुलता है, और खुलने के बाद में भोजन धीरे धीरे कहाँ जाएगा भाई? छोटी आंत्र में प्रवेश करेगा, या शुद्रांत्र के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसके बाद में कहां पर पाचन होगा भोजन का? अब छोटी आंत्र में पाचन शुद्रांत्र होगा। में। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप, हाँ शुद्रांत्र में, कि आमाशय से जो भोजन होता है ना वो एक साथ निकल करके यहाँ से छोटी आंत्र में नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा जाता है, इसलिए पेट भरा रहता है अपना। जब ये आमाशय पूरा ही खाली हो जाता है तब आपको पेट खाली महसूस होता है, और उस समय अपने को भूख लगती है। नहीं तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा भेजता रहता है, और थोड़ा थोड़ा जो छोटी आंत्र है ये क्या करती रहती है? भोजन का पाचन करती रहती है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा अब क्या? छोटी आंत्र में पाचन। क्या रहेगा? छोटी आंत्र में पाचन। चल। हाँ, तो ले लें अब छोटी आंत्र में पाचन। छोटी आंत्र में पाचन, या शुद्रांत्र में पाचन आप कह सकते हो। चलो भाई देखो ध्यान से, अब पहली बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी आंत्र आहार नली का सबसे लंबा बड़ा भाग भाग। है। लंबा। अब लंबाई की दृष्टि से आप मानो तो सबसे बड़ा भाग छोटी आंत्र है, और चौड़ाई की दृष्टि से मानो तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आमाशय है। तो इसलिए लंबा कहना और चौड़ा कहना ज्यादा सही है। सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत्र है, और सबसे चौड़ा जो भाग है वो क्या है? आमाशय। अब कह दे हमें बड़ा, तो बड़ा किस दृष्टि से अपन बोल रहे हैं? लंबाई की दृष्टि से छोटी आंत्र है, और चौड़ाई की दृष्टि से आमाशय है।
दूसरी बात, भोजन का सबसे अधिक पाचन, सबसे अधिक पाचन छोटी आंत्र में होता है। कहां होता है? छोटी आंत छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में होता है। प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन तो कहां होता है? आमाशय में होता है, लेकिन आमाशय में। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होगा? छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में। यहां पर क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। मतलब यहां पर लगभग पाचन की क्रिया पूरी तरह से क्या हो जाती है? समाप्त तो हो जाती है। आगे के भागों में केवल भोजन का अवशोषण होता है, पाचन इतना नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का यहां पर क्या होता है? पूर्ण पाचन होता। कोई मुझे भोजन के घटकों के नाम बता सकते हैं? भोजन के घटकों के नाम पूछ रहा हूं भाई। बताइए भाई, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं? सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, लवण। तो तीन नाम तो आपके सामने ही है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके अलावा और कौन कौन है? तो खनिज, विटामिन लवण। होते हैं, खनिज लवण। वसा, विटामिन, खनिज खनिज लवण। लवण, जल, जल एवं खाद्य रेशे या आहारी रेशे। शर्करा। अरे कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं शर्करा भी। भोजन के मुख्य रूप से 6 घटक माने जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं खाद्य रेशे। अब हमने बात तो केवल यहाँ पर 3 ही घटकों की है पाचन की, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। क्या इनका पाचन नहीं होता? तो नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही छोटे रूप में होते हैं। भाई पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में बदल दिया जाए ताकि आसानी से उनका अवशोषण किया जा सके, क्योंकि हमारी जो आंत्र है वो छोटे कणों का ही अवशोषण कर सकती है। तो ये जो विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं, ये क्या होते हैं? छोटे कणों के रूप में होते हैं पहले से, तो इनको सीधा अवशोषित किया जाता है, इनका पाचन नहीं होता। और ये जो खाद्य रेशे होते हैं, इनका तो अवशोषण भी नहीं होता। बस ये क्या करते हैं? जो अपचित भोजन या मल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन? खाद्य रेशे। ठीक है, तो पाचन केवल किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ही होगा। विटामिन, खनिज लवण और जल का कभी भी पाचन नहीं होता है। अब देखिए भैया, आप छोटी आंत्र में भोजन का सबसे अधिक पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का लगभग पूर्ण पाचन यहां पर हो जाता है। तो इसके लिए यहां पर व्यवस्था भी ऐसी है। देखो यहां पर क्या होता है, ये आपके पैनक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। तो ये अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? अग्नाशय रस स्त्रावित करती है। क्या करती है? अग्नाशय रस। ऐसे यहां पर आपके ये लीवर है, ये लीवर क्या करता है भाई? पितरस स्त्रावित करता। और इसके अलावा इसकी खुद की जो आंत्र है, इस आंत्र में भी पाचक ग्रंथियां होती है, तो वो भी क्या करती है? पाचक रसों का स्त्रवण करती है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें मिलकर के क्या करती है? भोजन का पाचन करती है। तो देखो, छोटी आंत्र में भोजन के पाचन के लिए यकृत से तो क्या आता है? पितरस, पितरस। पितरस। मैंने आपको ये बताया था पहले कि यकृत पित्तरस बनाता है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो छोटी थैली होती है, गोल ब्लेडर बोल रहे हैं जिसको, या पित्ताशय जिसको कहा जाता है, इसमें इस पित्तरस का संचय होता है। जब भोजन के पाचन के लिए इसकी जरूरत होती है तो ये पिचक जाता है, और जो पित्तरस है वो कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत्र में पहुंच जाता है।
तो यकृत से कौन आ रहा है? पितरस। अग्नाशय ग्रंथि से कौन आएगा? अग्नाशयरस। 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 हाँ, अग्नाशयी रस। और इसके अलावा क्या होता है? ये जो छोटी आंत्र है इसकी दीवार में भी क्या होती है? पाचक ग्रंथियां होती है। और ये पाचक ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है? आंतरीय रस। आत्र रस स्त्रावित करती है। आत्र रस भी एक प्रकार के पाचक रस ही है। तो ये तीनों मिलकर के यहाँ पर क्या करेंगे? भोजन का पाचन करेंगे। तो एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले देखेंगे पितरस क्या काम करेगा, फिर देखेंगे अग्नाशय रस क्या काम करेगा, और फिर अपन देखेंगे कि आत्र रस क्या काम करेगा। तो देखो आगे, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पितरस की। पितरस या पित्त लवण भी आप कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। पितरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता? वसा के पाचन में भूमिका निभाता। देखो, जो भी भोजन अपन ने खाया उसमें जो वसा होती है, तो वसा क्या होती है? बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। पहले किस रूप में होती है? बड़ी गोलिकाओं के बड़ी रूप। गोलिकाओं के रूप में होती है। अब ये पितरस क्या करता है भाई? इस वसा की बड़ी गोलिकाओं के साथ में मिलकर के छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। तो यहां पर बन जाएगी आपकी वसा की छोटी गोलिकाएं। कौन सी गोलिकाएं? छोटी गोली। गोलिकाएं। देखो, एक बड़ी सारी गोलिका है ये ऐसी वसा की। अब पितरस ने क्या काम कर दिया? ये जो बड़ी गोलिका है इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल दिया ऐसे। तो ऐसा करने पर क्या होगा? एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखो, यहां पर क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है। पृष्ठ का मतलब केवल परिधि परिधि का क्षेत्रफल उठा हुआ बाहर बाहर का। तो यहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है? कम होता है। और जब ये गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में बदल जाती है तो इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। और आपको बता दूं, वसा को पचाने वाले जो एंजाइम होता है उसका नाम है लाइपेज एंजाइम। ये आंत्र रस में भी होता है और ये अग्नाशय रस में होता है। पितरस में नहीं होता कोई भी एंजाइम। ये किस किस में पाया जाता है? एक तो ये पाया जाता है अग्नाशयी रस में, और एक एक इसमें पाया जाता है आंत्र रस में। रस में। तो इन दोनों के अंदर ये लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अब देखो, एंजाइम जो होते हैं सतह पर क्रिया करते हैं। केवल किस पर क्रिया करते हैं? सतह पर क्रिया करते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ये एंजाइम उतना ही ज्यादा क्रिया करेगा। यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, लाइपेज एंजाइम पचाएगा तो इसको भी, लेकिन इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण इसको ये कम मात्रा में पचा पाएगा या ज्यादा समय लेगा। और यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया है तो इस कारण से ये क्या करेगा? लेगा। क्या बात? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पित्त रस होता है वो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, जिससे वसा की गोलिकाओं का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और लाइपेज एंजाइम उन पर आसानी से क्रिया करके उनको क्या कर देता है? पचा देता है। क्लियर है बात यहां तक? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, देखो यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना आप कि वसा की जो बड़ी गोलिका है छोटी गोलिका में बदली है ना, इस क्रिया को अपन बोलते हैं इमल्सीकरण।
इमल्सीकरण, इमल्सीकरण है ना, इमल्सीकरण या पाइसीकरण इसको बोला जाता है। तो ये हो गया काम। अब इसके बाद में अग्नाशय रस की बात करते हैं अपन। अग्नाशयी रस, देखो भाई अग्नाशय रस में वैसे तो कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन दो एंजाइमों के नाम याद रखना आप। अग्नाशय रस में वसा को पचाने के लिए तो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, और प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। बस ये दो याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में आंतर रस की बात करें अपन, तो आंतर रस में भी कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन ये एंजाइम सारा जितना भी बचा कुचा काम है वो कर देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसका सबसे छोटा रूप होता है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को तो ये अंतिम रूप से बदल देते हैं ग्लूकोज में। किसमें बदलेंगे, ग्लूकोज में। वसा, तो वसा को ये अंतिम रूप से बदलते हैं वसा ग्लिसरीन में। अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरीन में। ग्लिसरीन, ग्लिसरोल भी कह सकते हो और ग्लिसरीन भी कह सकते हो। वसा के सबसे छोटे अणु यही होते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरोल। और जो आपके प्रोटीन होते हैं इसको ये अंतिम रूप से बदल देते हैं एमिनो अम्ल। अमीनो अम्ल में। हाँ, तो प्रोटीन का सबसे छोटा अणु कोई होता है तो वो कौन होता है, एमिनो अम्ल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भोजन का जो प्रत्येक घटक है उसको अपने सबसे छोटे घटक के अंदर क्या कर देते हैं, ये बदल देते हैं। हाँ जी, दोबारा सुन लेना आप सारी बातों को ना। जो छोटी आंत्र में हमने भोजन का पाचन पढ़ा है, सुनिए ध्यान से। देखो, छोटी आंत्र में हम भोजन के पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि छोटी आंत्र आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत्र में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, और छोटी आंत्र में ही कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। इन तीनों भागों के कभी भी पाचन नहीं होते हैं, ये बात मैंने आपको अलग से बता दी है। आगे हमने कहा कि छोटी आंत्र में भोजन के पाचन के लिए यकृत से तो पित्तरस आता है, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस आता है, और पाचक ग्रंथियों से क्या आता है, आंत्र रस आता है। तो सबसे पहले अपन ने बात करी पित्तरस की। हमने कहा कि जो पित्तरस होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल करके उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण लाइपेज एंजाइम इन पर आसानी से क्रिया करके इनका क्या कर देता है, पाचन कर देता है। यह लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरीन में बदल देता है। फिर हमने बात करी अग्नाशय रस की। तो हमने कहा कि अग्नाशय रस में वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, और प्रोटीन के पाचन के लिए क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और लास्ट में हमने कह दिया भाई आंत्र रस में मौजूद एंजाइम अंत में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। तो इस तरीके से सारा पाचन छोटी आंत्र के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? सर पित्तरस में वो नहीं अम्ल सर। सारी चीजें बना देता है भोजन को। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं मिस कर रहा था, आपने बता दी, अच्छी बात है। देखो, एक तो पित्तरस और ये अग्नाशय रस, ये दोनों ही किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। तो आमाशय से जो भोजन आ रहा था वो किस प्रकृति का था, अम्लीय प्रकृति का था, और छोटी आंत्र में आकर के किस प्रकृति का हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, क्योंकि पित्तरस भी भोजन के साथ मिलकर के उसको क्षारीय कर देता है भोजन को, और अग्नाशय रस भी भोजन के साथ मिलकर के उसको क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। हाँ, और बोलो। कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। अब भोजन का पाचन हो चुका है, और भोजन कहां पर है भाई, अभी कहां विचरण कर रहा है भोजन,
छोटी आंत में, छोटी आंत्र, छोटी आंत। बड़ी आंत में, बड़ी आंत, छोटी आंत्र में। अरे अरे छोटी पागल आंत्र में ही है अभी यार भोजन। तो सर, ये देखो, पागल। जब भोजन का पाचन हो चुका है तो अब भोजन का क्या होना है? अवशोषण। अवशोषण हम कहते हैं किसको है? तो पचित भोजन जब रक्त केशिका, आंत्र की भित्ति द्वारा, हाँ, रक्त केशिका या लसिका में पहुंच जाता है, या लसिका वाहिनी बोल दो आप, लसिका वाहिनी में पहुंच जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है भाई? अवशोषण कहलाती है। अब देखना आप ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये आंत्र है, आंत्र की मैंने क्या कर दी? एक अनुदैर्घ्य काट ली। कौन सी काट ली? अनुदैर्घ्य काट। अनुदैर्घ्य, 2 मिनट वेट करना भाई, है ना। स्क्रीन तो सबके पास में आ रही है ना भाई? यस सर। ठीक है। इसमें नहीं है अभी डायग्राम। हाँ, तो जैसे आंत्र ऐसे पाइप नुमा संरचना है ना, ऐसे पाइप नुमा संरचना है, तो अनुदैर्घ्य काटने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे बीच में से काटेंगे। बीच में से जब आप काटोगे तो इसकी जो ये वाली दीवार है ना, ये आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी। तो इसकी दीवार कुछ इस तरीके की होती है, जिसे मैंने ऊपर बनाई है ना, कुछ इस तरीके की इसकी दीवार होती है, ऐसे उबड़ खाबड़, ऐसे उभार होते हैं इसके ऊपर, आंतरिक दीवार के ऊपर। बाहरी दीवार तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन इसकी जो आंतरिक दीवार है वो ऐसे क्या होती है? उबड़ खाबड़ होती है ना। और इसमें से ही कई सारी जो रक्त वाहिनियां हैं और लसिका वाहिनियां हैं वो रहती है। अब जो पचित भोजन है वो किधर रहता है? इस तरफ रहता है भाई। ये जो गुहा है इसकी, इसी के अंदर तो रहेगा पचित भोजन। तो इधर क्या होता है? ये पचित भोजन रहता है आपका, और इधर से आपकी क्या निकल रही है? रक्त वाहिनियां निकल रही है, ऐसे निकल रही है रक्त वाहिनियां इसकी दीवार में से होते हुए। अब जो पचित भोजन है उसका आंतरिक दीवार से होते हुए जो लसिका वाहिनियां हैं, या रक्त केशिका बोल दो, या रक्त वाहिनियां बोल दो, उनके अंदर यदि वो चला जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? भोजन का अवशोषण कहलाती है। तो इसलिए आप परिभाषा ये दोगे कि पचित भोजन का आंतरिक दीवार से रक्त केशिका या लसिका वाहिनी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ये स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है? आंतरिक दीवार के द्वारा हो रहा है। कहां से कहां जा रहा है भोजन, पचित भोजन? तो ये जो है आंतरिक जो गुहा है वहां से ये रक्त वाहिनियों में या लसिका वाहिनियों में जा रहा है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण कहलाएगी। तो देखो, भोजन के अवशोषण के लिए क्या होता है? जो आंत्र है, इस आंतरिक दीवार पर उभार होते हैं ऐसे, और इन उभारों को क्या बोला जाता है? दीर्घ रोम बोला जाता है। इन उभारों को क्या बोला जाता है? दीर्घ रोम। तो ये दीर्घ रोम यहाँ पर क्या करते हैं? इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? बोलो। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि भोजन के अवशोषण के लिए जो आंत्र की दीवार है वो किस प्रकार से बनी हुई है। तो आप बताओगे भाई, जो छोटी आंत्र है या आंत्र है उसकी जो आंतरिक सतह है उसके ऊपर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है। और ये दीर्घ रोम क्या करते हैं? अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो यहां पर आप ये ध्यान रखना अब कि भोजन का जो अवशोषण है, भोजन का अवशोषण ये होता है साहब छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र में। कहां होता है? छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र में। छोटी आंत्र में तो भोजन का पूर्ण पाचन हुआ है,
और छोटी आंत्र में ही भोजन का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अब इसके बाद में कुछ बचा खुचा रह जाता है, तो कई सारे हिस्सा ऐसा होता है भोजन का जो पच ही नहीं पाता है, तो बचा खुचा हिस्सा कहाँ चला जाता है भाई, बड़ी आंत्र में चला जाता। कहाँ चला जाता, बड़ी आंत्र में। और बड़ी आंत्र में जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल का जल अवशोषण होता है। और यहां पर भी जल के अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं, इसकी भी आंतरिक दीवार पर दीर्घरोम पाए जाते हैं। तो जल का अवशोषण तो कहाँ होगा, बृहदांत्र में होगा या बड़ी आंत्र में होगा, और इसके लिए यहाँ पर भी क्या पाए जाएंगे, दीर्घरोम पाए जाएंगे। बोलो क्लियर है बात यहाँ तक। तो आपको यस ये सर। ध्यान रखना है कि भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण तो शुद्रांत्र में होता है, और जल का अवशोषण कहाँ होता है, बृहदांत्र में होता है। इसके बाद में आगे क्या क्रिया होगी, जल का अवशोषण हो जाने के बाद में जो भी अपचित भोजन बचा हुआ है वो सारा आकर के मलाशय के अंदर एकत्रित हो जाएगा, और समय समय पर इसको गुदा या मलद्वार के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आगे अपन कल बात करेंगे। आज अपन ने पाचन और अवशोषण कंप्लीट कर लिया है, दो तीन छोटे छोटे बिंदु और हैं। हाँ, किसी को आज जो पढ़ा है उसमें कोई भी समझना हो बात तो बोलो। कोई समस्या नहीं है। नहीं सर। सर हाँ बोलो। सर शुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है लगभग? लंबाई बताऊं आपको, जीवित अवस्था में या मृत्यु की अवस्था में? सर जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में तो एक बार आप 10 मीटर ऐसा कुछ बताए थे। 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत्र की बात कर रहे हो ना आप, छोटी आंत्र की यस लंबाई सर। होती है 3.5 मीटर, और मृत्यु की अवस्था में ये लगभग 7.6 से 7.5 मीटर तक लंबी हो जाती है। ठीक है ना। जीवित अवस्था में हमारी आहार नली है, उसकी टोटल लंबाई केवल 4.5 मीटर होती है। कितनी, 4.5 मीटर, जिसमें से 3 मीटर से लेकर के 3 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर तक तो आपकी छोटी आंत्री रह जाती है, और लगभग 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक आपकी बड़ी आंत्र होती है, और बाकी के हिस्से बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब ज्यादातर जो लंबाई है एक छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र इन दोनों में समा जाती है उसकी। सर फिर वो और मृत्यु ग्रास में भी, नली वो ऊपर भी तो होती हाँ है ना? वो 25-25 सेंटीमीटर की होती है। वो 25 सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है सर। ठीक सर। ठीक है, आप सबको यदि समझ में आ गया तो आप लेफ्ट हो जाइए।